नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। चायगांव में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक। नरेश मस्के ने रेलवे जीएम से की मुलाकात। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, बोले अखिलेश सिंह। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। असम के चायगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम के चायगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी चुनावी तैयारियां, संगठन की मजबूती और क्षेत्रीय मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ विराजमान हैं, हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, गौरव गोगोई जी, सीएलपी लीडर सैकिया साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी हमारे मंडल के साथी आए हैं, ग्राम पंचायतों से आए हैं, सदिया से लेकर दुबरी तक आए हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, कि आज की जो बैठक है वो एक अलग तरह की बैठक है। मुझे लगता नहीं है कि कई देश के अंदर इस तरह की बैठक हुई है जहां पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी की आन बान और शान है, जो हमारी पार्टी की नींव की पत्थर है, उनसे मिलने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे साहब और राहुल जी, ये जो हमारे फौज के जो सिपाही हैं, ये रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लड़ते हैं, आसाम की जनता के लिए लड़ते हैं। और जिस तरह की सरकार चल रही है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट डाल देता है तो शाम को पुलिस आ जाती है, किसी की दुकान है तो दुकान बंद कर दी जाती है, किसी का बिजनेस है तो उसके पास शाम को इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, किसी का परिवार में कोई टीचर लग रहा हो, कोई छोटा मोटा अफसर लग रहा हो तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, पानी सर के ऊपर से निकलने वाला है। आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। एक इस तरह का माहौल पूरे आसाम के अंदर बन चुका है। बताओ सही बात है या नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे यहां बहुत प्रेम मिला है। पिछले 4 साल से मैं इंचार्ज हूं। हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं जाकर सिर्फ इनका एक संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। ये आपको वादा करते हैं 2026 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और ये जितने भी लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, मुख्यमंत्री है, उसका पूरा परिवार है, उनको जेल के पीछे डालेगा। ये आपको कहने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, हाथ खड़े करके राहुल जी को वादा करिए कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे 2026 के अंदर। जय हिंद, जय अखोम। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, सैकिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, एमपीज, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, पंचायतों से आए हैं, बूथ के जो वर्कर्स हैं, आप सबका यहां मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक से बोलिए भाई, मूड कैसा है? ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो।
कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो, आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो। भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं,
असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते, है ना। ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। भाई और बहनों, मैंने आपसे असम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं और यह असम के लिए भी जरूरी है। भाई और बहनों, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को,
किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली, ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। भाइयों और बहनों, जो आसाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। यहां पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। यह लड़ाई है। यह देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, यह देश आपका है, असम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत यह हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के, सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आजकल जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे, आपके जेब में से पैसा निकलेगा। और पैसा कहां जाता है? उन्हीं 5-10 अरबपतियों के जेब में जाता है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम लाते हैं, और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं होता। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है उनकी, पता नहीं आपने देखी, अंबानी की शादी आपने देखी? हजारों करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर, प्राइवेटाइजेशन, ये है, इसके हम खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। असम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे पोलिंग बूथ से आए हो,
हमारे जो वर्कर हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो। आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे शेर हो, हमारी शेरनियां हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारी विचारधारा की रक्षा करते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे, उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इस मंच पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, डेबरा सैकिया जी और एमपीज, एमएलएज और इस सभा के आए हुए इस सभा में जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं और सारे मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आसाम कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ है। शायद आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आरएसएस नहीं बना सकी। 1940-41 से वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकलकर भाग गया और वो आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गुवाहाटी में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो रहे हैं। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहेगी। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद, हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिप्टी लीडर होते हुए भी आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक नौजवानों साथी को राहुल जी ने आपको दिया है, उससे काम लेना है, उनको मदद करना है। अगर उनको मदद करेंगे, ये अपने आप को मदद किए जैसा होगा। इसीलिए मैं आपसे
यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहां से भ्रष्टाचार निकलेगा। यहां जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, और यहां तक कि लूटम लाट चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करना होगा, और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक एक नौकरी नहीं दी। घर घर भटक रहे हमारे युवा लोग, और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वो भी परसों मैं देखा 31-40 हजार की भर्ती हो गई, ऐसा सुना, और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है। इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज नहीं क्या आपके पास? सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे आप? सिखाएंगे? देखो, सबक जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये मजदूर को लूटेगा, गरीबों की जमीन छीन लेगा, हर एक के बिल्डिंग पर कब्जा करेगा, हर एक के जमीन को, पानी को, सब जल जंगल जमीन सभी लूटेगा। लुटेरे को अगर और मजबूत करेंगे तो हर गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा, और अमीर अमीर होते जा रहा है। अभी आपने बताया कि अदानी अंबानी कैसा निकले भाई। अरे ये अंबानी का तो शुरू में 8,000 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास, आज 13 लाख करोड़ कहां से आया? कौन दिया? इसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है, जाओ गरीबों को लूटो, गरीबों को शोषण करो, और गरीबों को शोषण करके तुम 75% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आरएसएस और पार्टी को बढ़ाना है। ये उनका उद्देश्य है। और यहाँ हमारे जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते। मिलते हैं? मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, और उनको कम से कम तनख्वाह दी जाती है, 250 रुपए, जिस जगह उनका डिमांड है 350 से 400 रुपए मांगे। लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, चीफ मिनिस्टर का ध्यान नहीं, और चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस देश का, आसाम का बादशाह मानता है, शहंशाह मानता है। अरे भाई,
जब तक लोग डेमोक्रेसी में आपको वोट देते रहेंगे तभी तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन गलती से आपको वोट मिले, चोरी कर ली और आप आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन जो वोट दिए उनका गला काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस और हमारे क्या चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत, ये काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आज जो मिनिमम वेजेस का है ये भी उन्होंने नहीं कर रहे, और लेबर कोड जो गरीबों के लिए थे वो लेबर कोड भी इन्होंने, मोदी जी ने उस 4 जितने भी कोड थे 30-40 वो सभी को मिला के 4 को कोड कर दिए। सबको डराते हैं और खासकर प्रेस वालों को भी डराते हैं, मीडिया को डराते हैं, चैनल को डराते हैं। अगर कोई लिखने वाला है, प्रेस जर्नलिस्ट, उसको भी डराते हैं। और सभी लोग, चंद लोग डरते हैं, चंद लोग डरते नहीं। जो डरते नहीं वो जनता के साथ है, जो डरते हैं वो जनता के खिलाफ है, ये मैं कहूंगा। ये बात ध्यान रखना कि आसाम के लोग इतने आसानी से डरने वाले नहीं हैं, वो मजबूत है, वो अपने आप को यहाँ पर एक होकर काम करने की शक्ति रखते हैं। और घुसपैठियों का नाम लेकर इन्होंने आसाम में सबको डराने की कोशिश कर रही। अब भाई हम तो चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को आप दीजिए। जिनका नहीं है, जो घुसपैठी है, वो बात और है। आपके पास कानून है, कानून से काम करो। लेकिन कानून से काम वो नहीं करना चाहते। ये दोनों डबल इंजन बोलते ना, वो यूपी में बहुत बोलता है योगी, हमारे योगी जी, वो हमेशा यूपी में डबल इंजन सरकार। कौन डबल इंजन? एक योगी की सरकार यूपी की और एक मोदी की सरकार केंद्र में। और यहाँ वो देखकर, या हेमंत भी यही शुरू किया है, ये डबल इंजन की सरकार आसाम में बहुत काम कर रही है। कहाँ काम कर रहे भाई? हम देखे, तुम तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है ना। हम निकले गुवाहाटी से, हमारे को सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे लगा, 2 घंटे। और ये है इनकी गवर्नमेंट, और ये कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे डेवलपमेंट के नाम से तो आप पैसे खा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से आप लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये लोग, जैसा कि राहुल जी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी चीज है, लेकिन ये लोग बुनियादी चीजों को भूल गए हैं। इसीलिए ये आसाम को अगर ठीक करना है, हम सभी लोग मिल के काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राज्य में, आसाम में, आसाम के लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़, इतना कर्जा
इन्होंने 10 साल में बना के रखा है, और ऊपर से बोलते डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे आपके पास है, तो क्यों 2 लाख करोड़ रुपए का यहां पर इतना कर्जा है? वो कर्जा आपको फेडना होगा, आपके सरकार सर पे वो आएगा। ये सब इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग मजबूती से रहो, और जो इन्होंने बुलडोजर लगाया, इविक्शन ड्राइव कराया, पिछले सप्ताह धुबरी में 2000 परिवारों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। लेकिन उनको याद रखना चाहिए, आने वाली कांग्रेस की सरकार जिन जिन लोगों के घर इन्होंने तोड़ा, उनको हम बना के देंगे और उनको मदद करेंगे। और तुमको कहां भेजेंगे हम? जो गलत काम किए उनको कहां भेजना चाहिए? जेल। इसीलिए इन्हों जेल का रास्ता, अब जेल अच्छे कर लो पहले ही, क्योंकि उसमें रहना है आपको। अगर ये करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे उसमें। आज जमीन चुनिंदा लोगों को दे रहे, फॉरेस्ट काट रहे, इंडस्ट्री के नाम पे, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, बोरो, कार्बो, गारो, अहोम आबादी के साथ साथ आसामी या हिंदुओं को, अल्पसंख्यक के मुस्लिम समुदाय को जीवन करना मुश्किल हो गया है। उनको जीवन करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आपको बचाने के लिए राहुल गांधी जी आएंगे इलेक्शन में, गौरव गोगोई रहेगा हमारे साथ, हम मिलके आपके काम के लिए लड़ेंगे और आसाम में एक अच्छा सरकार हम बनाएंगे। इसीलिए आपकी मदद की जरूरत है। और दूसरा, गो घोटाला। अभी हम तो सुना था कि ये लोग तो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन ये तो चोर निकले। ये गाय की गाय की चोरी कर रहे और बोलते हैं कि दूसरों को कि ये गाय है, इसको अरे ये एक्सपोर्ट बिजनेस तुम्हारा है। बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स कौन है? बीजेपी के लोग हैं। गाय के मांस को अगर एक्सपोर्ट कोई करता है, बीजेपी के नेता लोग करते हैं। और परसों मैं सुना, वो भी अहमदाबाद से, गुजरात से लाए, क्योंकि गुजरात का और इनका बड़ा दोस्ती है ना, ये गुरु शिष्य है। इन्होंने 300 गाय खरीदी, गिर गाय, जो एक इसका होता है एक नया ब्रीड, उसको तो 300 गाय कहां से लाए? गुजरात से। कहां से लाए? मोदी के पास से। मोदी के पास से 300 गाय गरीबों को बांटने के लिए लाए, लेकिन उसमें 90 गाय गायब। वही बांट लिए। कौन बांट लिए? मंत्री। कौन बांट लिए? ऑफिसर। कौन बांट लिए? उनके लोग। अरे गरीबों के नाम से तो 300 गाय लाए, उसमें से 100 गायब हो गए। तो गायब, इसका मतलब ये गाय भी वही खाते हैं, दूध भी वही पीते हैं, चोरी भी वही करते हैं और दूसरों को चोर बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनको हम सबक सिखाना लोगों के हित में जरूरी है।
भाइयों, मुख्यमंत्री ये बोलता है, आप सुने होंगे, क्या कहता है? मुख्यमंत्री बोलता है समाज में जहर फैलाता है और कहता है सुअर पालो, जमीन बचा लो। जैसी बात करते हैं ऐसे लोग देश को कभी एकजुट नहीं रख सकते। अगर आप सुअर पालेंगे तो आपके जमीन ठीक रहेंगे, ये मुख्यमंत्री कहता है। अरे तुम तो हुकूमत कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास है, तुम लोगों को सुअर पालो, जमीन में छोड़ो तो लोग दूर से भाग जाएंगे। ये तुमने कहा, हमारा नहीं है। जो आदमी ऐसी नीच हरकतें करता है उसको आप सबक सिखाना ही चाहिए। सिखाएंगे, आने वाले चुनाव में आप सबक सिखाओ। और इनका क्या है, हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है? कोयला चोरी, सुपारी, गुटखा और फिर बाद में एक्साइज में झटका और ईडी का, ये सब धांधले सब लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाम को आप मजबूत बनाना ही होगा और ये भ्रष्टाचार मुक्त आसाम बनाना होगा। कि इनके पास, मोदी के पास तो झूठों की फैक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने ही कहा 15-15 लाख रुपए लाके मैं आपके जेब में डालूंगा। विदेश में काला धन कांग्रेस वालों ने रखा है, वो लाकर आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा या नहीं कहा मोदी ने? कहा? फिर झूठ बोलेगा? ये झूठ बोलता है, सच बोलता है? और उसने क्या कहा? युवाओं को मैं 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? झूठ है। मैं किसानों को एमएसपी दूंगा डबल। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? अरे इतने झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर मेरे जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैं भी कम से कम 55 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर हूं। मैं 12 बार इलेक्ट होके आया हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार इलेक्ट होके आने के बाद मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोला। यहां तो मोदी झूठों का सरदार निकाला, झूठों का सरदार, और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और उन्हीं का आदमी बोलता है अरे भाई ये तो जुमले हैं इलेक्शन के लिए। तो इसीलिए ये जो है हेमंत विश्वास के बातों में आके झूठ बोलने वालों को वोट मत दीजिए। अगर आप देंगे तो खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये याद रखो। ये मोदी जी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अभी कैसा नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया, कोई भी नहीं किया। नरसिंह राव ने नहीं किया, खुद उनके जो है बीजेपी के नेता वाजपेयी नहीं किए। ये महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर
ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो, आपका काम वो है? अरे आपका काम तो देश को सुरक्षित रखना है। आप तो देश देश फिर रहे, विदेश में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में अंगार लगी हुई है, लोग महिलाओं का रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, महिलाओं से मिल सकते हैं, युवाओं से मिल सकते हैं। तुमको क्या हो गई? तुम मणिपुर नहीं जाते और पाकिस्तान जाके गले मिलते, चाइना वाले उनके साथ झूले में खेलते, और जितने भी अवार्ड है, छोटे मोटे अवार्ड भी, कई म्युनिसिपैलिटी उनको बुलाकर बोलेगी आपको एक हम अवार्ड देने वाले लाइफ अचीवमेंट का, तो वहां भी जाएंगे वो। सिर्फ 5 दिन हर जगह घूमे, हर राष्ट्र। क्यों भाई, आपको वक्त नहीं मिला 2 घंटे का मणिपुर जाने के लिए? तो ये ऐसी नौबत है, ये देश को कभी सुरक्षित नहीं रखेंगे। आज धीरे धीरे देश में देखो, मैं नहीं बोला, भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के हैं। क्या कहा? भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। उनका दोस्त, उनका सीनियर 7 जुलाई को नितिन गडकरी कहता है, धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। ये मेरा नहीं, उनका ही है, आप पढ़े होंगे। क्या कहा? धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अरे ये आरएसएस का आदमी है गडकरी, ये बीजेपी का आदमी है, आपके मंत्रिमंडल में है, वही आदमी ये कह रहा है। अगर राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं तो आप टीका करते हैं, मैं ये बात करता हूं, मुझे भी टीका करते हो। सच बात है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने कहा सच बात पहले भी बोले कि नोटबंदी करने से नुकसान है, बोले आप नहीं सुने और देश का नुकसान करे। और आज भी तुम्हारे पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इसीलिए इस देश में मैं आपसे कहूंगा, 1% लोगों के साथ 1% अमीरों के पास 40% देश की संपत्ति है। कितना है? 40%। और 50% संपत्ति 60% लोगों के हाथ में है। इतनी बड़ी खाई है। फिर भी मोदी बोलते हैं मैं विश्व गुरु हूं, समानता लाया हूं, और क्या क्या की बोलते जाते हैं। कोई सुनता नहीं, लेकिन बोलने का वो छोड़ते नहीं। तो भाइयों, मैं 2 ही बातें कहकर मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। ये सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को ईडी का भय डाल रहे, इनकम टैक्स का भय डाल रहे और चोरी के इल्जाम लगाकर लोगों को अलग अलग तरीके से उनको डरा रहे। इसीलिए मैं एक विनती करूंगा कि भारत संविधान देश में जितने भी नागरिक हैं उनको वोट आज जो मिला है इस संविधान से मिला है, और वो संविधान को बचाना आपका फर्ज होता है, आपका काम होता है। संविधान को बदलने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको मौका मत दो। अगर उसको मौका दिए तो वो
सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अरे आसाम के लोग ऐसा छोड़ेंगे जो बदमाशी करेगा, जो देश के लोगों को कुचल कुचल के अगर उनको सताएगा तो उसको सबक सिखाने का मंत्र हमारे पास है, और वो मंत्र हम उन्हें उपयोग करके नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जेल भिजाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये लोग तो साजिश बहुत करते हैं, यहाँ पर वोटर लिस्ट की भी यहाँ भी साजिश हुई, चल रही, अभी डिलिमिटेशन की भी चल रही साजिश। महाराष्ट्र में कैसा हुआ, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, अब बिहार में भी चोरी करने का चल रहा है। तो इन चोरों को हमको दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैं इतना ही कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे आसाम के जितने भी लोग हैं, तुम्हारे हित में हम लोग जो संविधान आपको आज़ादी दिलाई है और जो आपके पास तंत्र है उसका उपयोग हम करेंगे। और हमारी जो गारंटी है आसाम में, हम हर युवक को रोजगार और हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी देंगे। मैं और एक बार पढ़ता हूं, अगर आपको सुने, हम हर युवाओं को रोजगार और हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी देंगे, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में किया, जैसा हमने कर्नाटक में किया, जैसा हमने तेलंगाना में किया। हमने जो गारंटी की बात बोली थी, राहुल जी ने जो गारंटी की बात कही थी, उसको निभाने वाले अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, आप हैं, दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हर युवा को रोजगार, हर बच्चे को शिक्षा, ये तो गारंटी। चाय बागवान को करीब उनकी मजदूरी का पूरा हम बिड़ा उठाएंगे और मैक्सिमम उनको वेजेस दिलाने की कोशिश भी हम करेंगे। और भविष्य में हमारा जो आरक्षण है, ये आरक्षण को भी हम मजबूती के साथ रखेंगे। मैं ये खास करके दलित कम्युनिटी से कहूंगा, क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूं, और एससी, एसटी, ओबीसी से कहूंगा, भाइयों, अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आपके रिजर्वेशन को भी वो लोग छीन लेंगे। तो मजबूत रहो, डरो मत। आजादी की बात भी अगर शेड्यूल कास्ट डरता है तो डरपुक है, वो मर जाता है। शेड्यूल ट्राइब को जान मिली है संविधान से, अगर वो भी अभी भी डरता है ऊपर वालों को या बड़े बड़े लोगों को, तो तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप लोग डरना, मजबूती से काम करो, और हम हमेशा आपके साथ है। पूरी पार्टी हमारी साथ है, राहुल जी साथ है, हम हैं, गोगोई है, अपोजिशन लीडर, जितने भी, मैं एक का नाम नहीं लेता, हम सब मिलके काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, मिलके सरकार को लाते हैं। इतना कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। एक दो स्लोगन मैं बोलूंगा, आपको भी आवाज देना होगा। जय हिंद। क्या यारो, कुछ पीछे के लोग भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय आसाम, जय आसाम, जय आसाम। और बोलो, हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। बस ये कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं।
आप सभी को धन्यवाद। और ये मीटिंग अच्छी हो गई। उन जो ऑर्गेनाइज किए उन सभी नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। सभा कक्ष सावधान। राष्ट्रीय गान एक साथ शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सांसद नरेश मस्के की मध्य रेल के जीएम से मुलाकात। मुंबई में शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने अपने ठाणे लोकसभा क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात की। उन्होंने विशेष रूप से रेलवे और सड़क दोनों क्षेत्रों में व्यापक समस्याओं पर ध्यान दिलाया और कहा कि आम जनता को रोजाना कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सांसद ने रेलवे अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जमीनी स्तर पर जाकर समस्याओं का आकलन करें और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। सेंट्रल रेलवे के बहुत से सारे विषय जो पेंडिंग है, एक ठाणा स्टेशन का RLDA करके पुनर्विकास का एक DPR भेजा गया है 950 करोड़ का, तो अभी तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे शेड बनाने का एक सब्जेक्ट था, महिलाओं के जहाँ डब्बा आता है, और एक FOB का भी बहुत से सब्जेक्ट, और मेनली जो सब्जेक्ट थे जो नवी मुंबई वहाँ की जो सब स्टेशनें हैं, वहाँ सड़कों और रेलवे उनके बीच में जो अनबन चालू है, उसमें स्टेशन का पुनर्विकास नहीं हो रहा है। स्टेशनों की हालत बहुत बुरी तरह है। सड़कों ने जो कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन अभी तक रेलवे के पास हैंडओवर नहीं हुए। सड़कों कहती है हम रेलवे के पास हैंडओवर किया, रेलवे कहती है वो सड़कों का काम है, अभी तक स्टेशन हम लोगों ने हैंडओवर नहीं लिए। इसके बारे में अभी हम लोगों ने जो सड़कों के MD है उनसे भी बात किया। अभी डिसीजन हो गया कि उन लोग जल्दी ये हफ्ते में रेलवे के अधिकारी और सड़कों के अधिकारी एक साथ बैठ के उसका जो उनमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों को बीच में पब्लिक के हाल हो रहा है, यात्रियों के हाल हो रहा है। तो हम लोगों ने आज उनको आखिरी इशारा दिया है कि अगर सड़कों और रेलवे एक साथ बैठ के किसका काम क्या है वो अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो खासदार होते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। मैं दोनों अफसरों को अपने ऑफिस में बैठने नहीं दूंगा, सब यात्रियों को लेके यह आंदोलन करूंगा। यहाँ हम लोगों ने दोनों का डिस्कशन हम लोगों ने करवाया अभी, और उन्होंने बहुत से छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व करने का हमें वादा किया है। लेकिन जो ये बड़ा प्रॉब्लम है नवी मुंबई स्टेशनों के बारे में, जो सड़कों और रेलवे के बीच में जो अनबन है वो खत्म होनी चाहिए और हमें फैसिलिटी देना चाहिए, हमें सुविधा देनी चाहिए। काम किसका भी हो, सड़कों का हो, रेलवे का हो, उन्होंने आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए और यात्रियों को सुविधा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं, बोले अखिलेश प्रसाद सिंह। पटना में मशहूर पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना ने राजनीतिक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य की NDA सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बिहार में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, हत्याएं आम हो गई है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। NDA शासन में हत्याएं, लूट और अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। खासकर महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी। कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला वो
राम नाम का जप करके निकलता है, जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। पहले के मुकाबले जिसको लालू जी के हुकूमत को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके बाकी सब कैबिनेट के मंत्री, उसके मुकाबले 300 गुना से ज्यादा हत्याएं हुई इनके रिजिम में, एनडीए रिजिम में, और महिलाओं पर अत्याचार 250 गुना से ज्यादा बढ़ा, बच्चों पर 280% से ज्यादा बढ़ा। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में अवैध रेडियो टैक्सियों पर बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि मंगलवार को आरटीओ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 138 जगहों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 72 अवैध रेडियो टैक्सियां जब्त कर ली गई है। मंत्री सरनाइक ने कहा, ये कार्रवाई प्रशासन, आरटीओ और पुलिस के समन्वय से की गई है। देखिए, राज्य शासन ने कल करीबन 72 जो गाड़ियां हैं वो जब्त कर दी है। बहुत सारे 138 जगह पे उन्होंने रेड की है। हमारे बहुत सारे अधिकारी उसमें जुटे हुए थे। एक दिन का हम लोग ने वो प्रोग्राम लिया था। अगर इसके ऊपर भी अगर अधिक कठोर कार्रवाई है तो कार्रवाई हमारी आरटीओ के माध्यम से होगी। हम पुलिस को भी साथ में लेके काम करें ताकि अगर गलत तरीके से कोई अगर जो राज्य शासन है उसको जिम्मेदार रहित लोग पकड़ते हैं तो राज्य शासन की परमिशन लेके ही उन्होंने आगे गाड़ी रास्ते पे लेके आना चाहिए। अगर गाड़ी इलीगल तरीके से अगर कोई रास्ते पे लेके आता है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बिहार की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट की बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के करोड़ों गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार के इस कदम को जनहित में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ये बिहार के गरीब लोगों के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी। बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहले भी बिजली जो लोगों को इतने अधिक समय तक दी जा रही थी, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती थी। सरकार अपने तरफ से पैसा बिजली कंपनियों को देती थी। पहले भी सस्ती दर पर बिजली, खासतौर से किसानों को कितने सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो किसानों को तो सस्ते दर पर बिजली दी ही जा रही थी और उन्हीं किसानों के मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला परिवार है, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, जो गरीब परिवार है वह अगर 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो उनको वो निःशुल्क हो जाएगा। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला, गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है और सरकार की योजना है। इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और इस एनडीए सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दे रहे होंगे।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा बंद, छात्र की आत्मदाह से मौत पर हंगामा। ओडिशा में छात्र की आत्मदाह से मौत के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। मोहन कॉलेज में एक छात्र की कथित आत्महत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पारस अस्पताल गोलीबारी पर आईजी का बड़ा बयान। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, बक्सर जिले का निवासी चंदन मिश्रा नाम का एक कुख्यात अपराधी इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था। उसी दौरान उसके प्रतिद्वंदी गैंग के सदस्य अस्पताल में घुसकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग की मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर अपना अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी है ये डॉक्टर कितने की संख्या में अपराधी व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग के अंदर मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा विधायक पूनम भरद्वाज की कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जोरों पर है और श्रद्धालुओं के साथ अब नेता भी शिव भक्ति की लीन में दिखाई दिए। दिल्ली की भाजपा विधायक पूनम भरद्वाज ने भी इस कांवड़ यात्रा में भाग लिया। उन्होंने बताया, हम आज सुबह लगभग 6 बजे हरिद्वार पहुंचे और यहां से अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की। प्रशासन इस बार काफी अच्छे इंतजाम कर रहा है। कैसा अनुभव है ये कांवड़ का? बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे, और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर। कांवड़ी के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रहे हैं, आप आए भी, कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलते हुए आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के
तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार का एक फैसला था मैम, जिसमें कहा गया था कि खाने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूरी है, होना भी चाहिए। मैं जो यहाँ की सरकार है, यूपी सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि कोई भी दुकान होती है, कोई भी ऑनर होता है तो उसको अपना नाम अपनी दुकान के आगे जरूर लिखना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की पहचान सबसे अलग, बोले नीरज कुमार। बिहार में मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद जेडीयू ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देश के राजनेताओं की भीड़ में अलग पहचान रखने वाले हैं। उनके नेतृत्व में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सिर्फ 10 रुपए प्रति माह के, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपए प्रति माह पर उपलब्ध कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। 10 रुपया प्रति महीना में इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, 5 रुपया में प्रति महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ाते हैं। अब अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समूह जिनके माली हालात ठीक नहीं हैं, नीतीश कुमार जी ने लालटेन हटाकर उनके घर तक तो बिजली पहुंचा ही दिया। समाज के सारे तबकों को यह आश्वस्त किया निश्चय कि अगस्त महीना से 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो घर घर तो इसका लाभ मिलेगा ही, देवालय में भी लाभ मिलेगा। महादेव भी अब बिजली की रोशनी फ्री एहसास करेंगे, मस्जिद में, इसके अलावा चर्च में, गुरुद्वारा में, सारे जगह पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ये नीतीश कुमार जी के विकास का मानक है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती देता हूं कि बताओ रांची में कितने घंटे तक बिजली रहती है और फुलवरिया में कितना देर तक रहता है, तुलना कर लो, पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का विकास बोलता है। अच्छा, तो ये विपक्षे वाला न है वहाँ सरकार में? रांची में कौन है? अरे जे हथकड़ी लगल, एगो बेऊर जेल से लेके गए थे नॉमिनेशन कराने तेजस्वी यादव, तो वो आदमी तो है ही ना, उन्हीं की सरकार है झारखंड में ना। तो झारखंड और बिहार जब एक था तो चारा खाने के लिए समय था, अब बिजली उपलब्ध कराने के लिए समय नहीं था। इसलिए हमारा काम बोलता है। और ये तो सब्सिडी लेते हैं। माननीय राबड़ी देवी जी 43 बीघा के मालिक है वो परिवार पटना में, और जून महीना में 38,649 रुपया 66 पैसा बिजली का सब्सिडी ले लिया। बताइए, गरीब गुरबा ले रहा था तो एक बात समझ में आती, ये धनाढ़ लोग 468 करोड़ के संपत्ति का मालिक केवल पटना में, इनको भी सब्सिडी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा बंद पर एआईएसएफ की प्रतिक्रिया। ओडिशा के बालासोर जिले में एफएम कॉलेज की एक छात्रा के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है। आज भुवनेश्वर सहित कई जिलों में ओडिशा बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस बंद को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया है। राज्य अध्यक्ष संघमिश्रा जेना ने कहा, बालासोर में एफएम कॉलेज में उस लड़की के साथ जो हुआ वे बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। बालेश्वर की एफएम कॉलेज में हुआ उस लड़की के साथ, वो बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक है। आज की जो उड़ीसा बंद उसी के लिए दिया गया है, उनको जस्टिस देने के लिए। उड़ीसा के तमाम जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो सभी इस बंद का समर्थन किए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसलिए समर्थन किया है, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि हमारे घर की लड़कियां भी कॉलेज जाती है, स्कूल्स जाती है। लड़कियां खुद पूछ रही हैं कि जब हम लोग भी कॉलेज कैंपस में जाते हैं, अगर सत्ताधारी पार्टी खुद की लीडर को बचा नहीं पाई, उसको जस्टिस नहीं दे पाई, क्योंकि वो लड़की एबीवीपी की लीडर थी और बीजेपी आज ओडिशा में सत्ता में है। और उस लड़की ने तमाम लीडर लोगों को कंप्लेन किया था, चीफ मिनिस्टर से लेकर के
बालेश्वर के सांसद और अपने हायर एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी कंप्लेन किया था एक्स हैंडल के थ्रू, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसको देखा तक नहीं। और अगर उनके पार्टी के लीडर के साथ ये चीज़ हो रहा है तो तमाम छात्रा जो है स्टेट के पूछ रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कितने कैंपस ऐसे हैं जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, कितने कैंपस ऐसे हैं जहां पर रेगुलर प्रिंसिपल तक नहीं है। 60% से ज़्यादा टीचर पोस्ट वैकेंट अभी है उड़ीसा में, तो कैसे लड़कियों को न्याय मिलेगा। और जो जिस तरीके से इस मामले को दबा देने की कोशिश हो रहा है और जो एबीवीपी खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। वो लोग खुद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ सच्चाई जो है वो छिप जाए, क्योंकि वो लड़की जो इतने देर तक लड़ी, ये लोग बोल रहे हैं कि हम उसके साथ थे। अगर आप लोग उसके साथ थे तो फिर उसको पेट्रोल भी आप लोगों ने ही दिया होगा, वो मैचेस आप लोगों ने ही दिया होगा। इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और उस लड़की को न्याय देने का मतलब ये नहीं है कि वो एचओडी और प्रिंसिपल को अरेस्ट करके आप अगर फांसी पे लटका भी देंगे तब भी उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में किसी भी लड़की के साथ ये हादसा ना हो, किसी को भी ऐसा मजबूर ना किया जाए कि कोई लड़की न्याय के लिए कैंपस के अंदर पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दे। जब तक ये चीज़ नहीं होता है तो तब तक उस लड़की को जस्टिस कभी नहीं मिलेगा। तो तमाम सरकार में होने वाले जो लोग हैं, जो मंत्रियां हैं, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, ये आईएसएफ की डिमांड है। और हम लोग इस उड़ीसा बंद में ये चीज़ गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं। आप अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो उड़ीसा के लोग आपको जबरदस्ती गद्दी से हटाएंगे। ये चीज़ हम लोग करके रहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रवि किशन ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया जन्मदिन। अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने अपना जन्मदिन समाज सेवा को समर्पित किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ अपना विशेष दिन मनाया, बच्चों के साथ केक काटा, मिठाइयाँ बांटी और स्वादिष्ट भोजन भी वितरित किया। रवि किशन ने इस मौके पर कहा, इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे खुशी है कि मैं इनके साथ अपना ये दिन बांट सका। ये आप लोगों के लिए ये फ्रूट है, ऑयल है, आपका सोप है, आपके वो डेली चीजें इस्तेमाल है, ये आपके लिए गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट, रोज आपकी डेली यूज की चीजें। ये आपके लिए बढ़ गई तुमच्यासाठी गिफ्ट ठीक है, गिफ्ट यांच्यासाठी प्लेट आहे का? लड्डू द्यायचे छड़ा की
सोप है, आपके रोज डेली चीजें रोज इस्तेमाल करें, ये आपके लिए गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट, रोज आपकी डेली यूज की चीजें। ये आपके लिए बढ़ गई तुमच्यासाठी गिफ्ट ठीक आहे गिफ्ट गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट घ्या तुमच्यासाठी गिफ्ट यांच्यासाठी प्लेट आहे का लड्डू द्यायचं छड़ा की ना आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। झपटमारी के बाद पुलिस से मुठभेड़। कानपुर में बीती रात एक झपटमारी की घटना के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस अधीक्षक अरविंद्र मिश्रा के अनुसार ऋषभ त्रिवेदी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी तो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसमें कुछ पैसे भी थे। पीड़िता ने आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार पर 2 संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। कल रात्रि में एक घटना हुई थी झपटमारी की। ऋषभ द्विवेदी अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, तो 2 बदमाश आए और इनको झपट्टा मार के इनका पर्स मोबाइल छीन लिया, जिसमें कुछ पैसे थे। वादी ने अभियुक्त को पहचान लिया था। हमारी चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और हमारे एक जवान को भी गोली लगी है। और मुठभेड़ में न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए आत्मसुरक्षार्थ जो बदमाश है, एक जिसका नाम सूरज बताया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। एक अन्य बदमाश बारिश का लाभ उठाते हुए भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। ये भी जानकारी में आया है, यह जो सूरज है ये रूरा से गैंगस्टर में वांटेड भी था। इसके खिलाफ लगभग 15 अभियोग दर्ज हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।